हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश मंद्रे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि बहुत लंबे समय से जो अभ्यर्थी थे वो प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती परीक्षा के लिए इंतज़ार कर रहे थे। इससे पहले ये भर्ती परीक्षाएं 2013 में आयोजित की गई थी, फिर 2016 में आयोजित की गई थी और उसके बाद आज 6 साल के बाद 2022 में फिर से की वैकेंसीज निकली हैं, जिसके फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 1 नवंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक रहेगी। तो इस वीडियो में वैसे मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि प्रशिक्षण अधिकारियों को मध्य प्रदेश के अंदर कितनी सैलरी दी जाती है। मैं ये वीडियो आप लोगों की सुविधा के लिए बना रहा हूँ ताकि जो कन्फ्यूज़न रहता है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वो आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने जो विज्ञप्ति जारी किया है उसको अच्छे तरीके से आप लोग स्टडी करें, उसके बाद फॉर्म भरें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और ऐसे अभ्यर्थी जो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए या मैथ्स ड्राइंग के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो कोशिश ये रहेगी कि इस चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को जो सिलेबस पूछा जाने वाला है उसके क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन रखें कि जितने भी मैं वीडियो इसमें अपलोड करते रहूँ ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए तो वो आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कर्मचारी चयन मंडल जो है मध्य प्रदेश का उसके द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 1 नवंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 है और इसमें जो संशोधन की तिथि है वो 1 नवंबर 2022 से 20 नवंबर 2022 तक निर्धारित की गई है। परीक्षा जो है 16/12/2022 से प्रारंभ होगी, मतलब 16 दिसंबर से परीक्षाएं चालू होने वाली हैं और जितने भी अभ्यर्थी होंगे, जितने भी शेड्यूल उनके सेट होंगे उस हिसाब से वो आगे तक एग्ज़ाम जाएंगी। इसके लिए शुल्क का कितना प्रावधान है तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से आपको शुल्क देना होगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन केवल ये वैकेंसी मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए निकाली गई है। मतलब इसमें केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। तो इनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से शुल्क देना होगा। सीधी भर्ती बैकलॉग पद के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। यदि आप MP ऑनलाइन में जाके फॉर्म भरते हैं तो पोर्टल शुल्क आपको 60 रुपये देना होगा और यदि आप खुद घर बैठ के जो सिटीज़न यूज़र होता है MP ऑनलाइन का सिटीज़न यूज़र उसके द्वारा यदि आप फॉर्म भरेंगे तो 20 रुपये आपको शुल्क यहाँ पे देना होगा। जो 16 दिसंबर से एग्ज़ाम चालू होने वाली हैं वो 2 पालियों में होंगी। एक होगा 7 बजे वाली पाली, एक होगी 12 बजे वाली पाली। 2 घंटे दिए जाते हैं। इन 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन हल करने होते हैं। इसके लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ये है, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है क्योंकि UID के थ्रू परीक्षा सेंटर में आपका सत्यापन किया जाएगा, वेरीफाई होंगे आप। तो यदि जिनका आधार नहीं बना है वो अपना आधार बनवा लें। आयु सीमा क्या है तो देखिए यहाँ पे 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे आयु सीमा दी गई है 18 से 40 वर्ष जो सामान्य अभ्यर्थी हैं खुली भर्ती के लिए उनके लिए, और SC ST OBC शासकीय कर्मचारी, निगम मंडल, शासकीय संस्थाओं के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्तजन महिलाओं, है ना, इन सभी के लिए ये आयु सीमा जो अधिकतम है वो 45 वर्ष है। इसके साथ ही आप यदि यहाँ पे ध्यान देंगे तो न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो परीक्षा अथवा चयन होने की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन की स्थिति में की जाएगी। मतलब ये जो आयु की गणना की जा रही है वो आज के दिनांक से नहीं की जाएगी, 1 जनवरी से की जाएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण निर्देश और दिया गया है कि अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। मतलब ऐसे अभ्यर्थी जिनका पंजीयन जो है या तो वो एक्सपायर हो गया है या उन्होंने नहीं करवाए हैं तो वो रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवा लें। ये जो पंजीयन है ये ऑनलाइन के माध्यम से हो जाता है। आप यदि ऑनलाइन वेबसाइट में जाएंगे रोजगार कार्यालय की, उसके द्वारा आप इसका पंजीयन कर सकते हैं। क्योंकि इस वैकेंसी में 20% जो पद हैं वो संविदा पर नियुक्त जो कर्मचारी थे या कर्मचारी हैं उनके लिए रिजर्व किए गए हैं।
तो उसके लिए जो कुछ स्पेशल निर्देश यहाँ पे लिखे गए हैं उसको थोड़ा मैं हाईलाइट आपको कर देता हूँ। जैसे कि भर्ती पे 20% पद नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे जो इसमें दिए गए हैं। एक बार यदि आपने इसका लाभ ले लिया और आपने ज्वाइन कर लिए हैं किसी जगह में, तो आप दोबारा उसकी पात्रता नहीं रखेंगे, केवल ये संविदा कर्मचारियों के लिए एक बार होगा। कम से कम न्यूनतम उसकी 5 वर्ष की संविदा नियुक्ति रही हो, मतलब वो 5 साल का उसको एक्सपीरियंस रहा हो, 5 साल उसने संविदा पद पे काम किया हो। यह जो प्रमाण पत्र है वो जिला स्तर या राज्य स्तर का जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा जारी किया हुआ मान्य होगा। यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 5 वर्ष की होना चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदा पर कार्य किया है तो 5 वर्ष की उपरोक्त अवधि में टोटल उसका जो वर्क एक्सपीरियंस था उसमें जो निम्नतम श्रेणी का जो पद है उस कैटेगरी के पद के लिए वो एलिजिबल है। अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि से हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 5 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटाकर की जाएगी। मतलब यदि बीच में कोई गैप हुआ है तो उस गैप को हटा दिया जाएगा और टोटल कैलकुलेशन किया जाएगा कि 5 ईयर्स होने चाहिए। किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अर्हता रखता हो, मतलब उसकी यदि क्वालिफिकेशन उतनी है तो। इसके अलावा एज की जो छूट है वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो आप इसको विज्ञापन में पढ़ लीजिए। बाकी जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ कोविड-19 के कारण जो 3 वर्षों से वैकेंसीज नहीं निकली थी उन वैकेंसी के कारण अभ्यर्थियों को है ना उपरोक्त अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञप्ति में प्रदान किया गया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात आती है तो यहाँ बिल्कुल साफ लिखा है आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ नीचे लिखा भी है आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हताएं अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति पदों के लिए विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी। तो ऐसे अभ्यर्थी आवेदन ना करें। इसमें टीओ के लिए जो एग्जाम होगी उसमें उम्मीदवारों को कितने अंक लाना जरूरी है तो उसके लिए भी यहाँ पे लिखा है अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य रहेगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस और निःशक्त जन श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 36% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, यहाँ पे संविदा कर्मचारियों के लिए भी ये मापदंड लागू होगा। मतलब ऐसे संविदा कर्मचारी, क्योंकि संविदा कर्मचारियों के लिए अलग से कुछ वैकेंसीज इसमें दी गई हैं तो उनके लिए भी यही नियम लागू होगा। यहाँ हम देख लेते हैं मूल्यांकन पद्धति। मूल्यांकन पद्धति में क्या है, यहाँ पे प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक प्रदान किया जाएगा और कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मंडल की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम के साथ साथ विषयवार आदर्श उत्तर, मतलब सब्जेक्ट वाइज मॉडल आंसर अभ्यर्थियों को की सुविधा के लिए उपलब्ध किए जाएंगे। मतलब आपको मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे जिसके द्वारा आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क आए हुए हैं। और उसमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दी गई हैं। जैसे आप यदि फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दी गई है 0755, ये जो कि भोपाल का STD कोड है, और यहाँ पे दूरभाष क्रमांक दिया गया है 67202000। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं यदि फॉर्म से रिलेटेड कोई परेशानी आती है तो। और पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन के लिए भी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। आवेदक को यदि कोई भी परेशानी इसमें आती है तो उसके लिए यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दिया गया है 1800-233-7899। इसके अलावा मेल ID भी है, इसमें है complaint.peb@mp.gov.in। इस पे भी आप मेल कर सकते हैं। ये जो विज्ञापन जारी किया गया है ITI की 10 ट्रेड के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन,
कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फिटर, गणित, ड्राइंग, स्टेनो, हिंदी, इन 10 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। सभी जो 10 ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है उसमें संबंधित ट्रेड में यदि आपने ITI किए हैं या आपका NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपका डिग्री, डिप्लोमा मतलब BE या पॉलिटेक्निक आपने किए हैं तो उसके लिए जो पॉलिटेक्निक और BE होल्डर हैं उनके लिए 50% यहाँ पे सीट आरक्षित भी रहती हैं। डीजल मैकेनिक की हम बात कर लें तो इसमें आप सबसे नीचे ध्यान देंगे लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 15 नवंबर के पहले से बनवा लें तो आप इस पोस्ट के लिए भर पाएंगे, अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। मैथ्स ड्राइंग की जो पोस्ट निकली है गणित ड्राइंग के लिए, गणित ड्राइंग की पोस्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड से जिन लोगों ने NCVT SCVT से ITI उत्तीर्ण किया है केवल ये लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब डिग्री डिप्लोमा वाले तो कर सकते हैं, इसके अलावा जो दूसरी ट्रेड के अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं इसके वेतन के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे 32,800 से 1,03,600 यहाँ पे तो ये वेतनमान दिया गया है। स्टेनो के लिए ये थोड़ा वेतनमान चेंज रहता है, ये है 36,200 से 1,14,800। इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण यहाँ पे हम देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो होना चाहिए और ये कलर फोटो बैकग्राउंड आपके फोटो का वाइट होना चाहिए। ठीक है। हस्ताक्षर, स्वयं की हस्तलिपि, एक प्रारूप दिया गया है, प्रारूप 1 है, उसमें आपको अपनी हस्तलिपि से हिंदी या इंग्लिश में उस जो पैराग्राफ उसमें दिया गया है उसको लिख के उसको स्कैन करके इसमें डालना है। जन्म तिथि के प्रमाण हेतु 8वीं, 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची की स्कैन कॉपी इसमें आपको अटैच करनी है। और इसके अलावा जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए जाति प्रमाण पत्र स्कैन करके इसमें लगाना होगा। फोटो के लिए क्या निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं हम उसमें देख लेते हैं। फोटो सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए, मतलब अभ्यर्थी के दोनों कान स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। कई बार लोग सेल्फी मोड में तिरछी फोटो खींच लेते हैं तो वो फोटो नहीं चलेगी, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। इसके अलावा फोटोग्राफ जो रहेगा वो आवेदन भरने की तिथि के 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ पर खींचने की दिनांक और आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अब एक निर्देश और लिखा यहाँ है, जैसे कि फोटो दाढ़ी में अथवा क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हॉल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। इसका आप ध्यान रखें। यदि आप पढ़ने के लिए चश्मे का उपयोग करते हैं तो यहाँ चश्मा लगा के आपको फोटो खिंचवाना है और काला चश्मा लगा के फोटो मान्य नहीं की जाएगी। मतलब कोई भी सनग्लासेस वगैरह आप यूज़ करके और फोटो खींची हुई है आपकी तो वो मान्य नहीं रहेगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बता दिया हूँ, फोटोग्राफ अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और पोलराइड फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। पोलराइड फोटोग्राफ वो होता है जो हम लोग फोटो खिंचवाते हैं और तुरंत उसका प्रिंट निकाल लेते हैं, मतलब प्रिंटर के द्वारा जो फोटोग्राफ निकाली जाती हैं वो मान्य नहीं होंगी। और उसका जो पृष्ठ भाग है मतलब बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद होना चाहिए। ये आपका प्रारूप 1 है। प्रारूप 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर फोटो लगाने के लिए जगह है, यहाँ पे हस्ताक्षर के लिए, और ये पैराग्राफ दिया गया है। इसको थोड़े बड़े में देख लेते हैं। ये देख लीजिए फोटो का साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़ोटो किस साइज़ की होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर की फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पे आपकी हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर में भी निर्देश है, कैपिटल अक्षरों में किया गया हस्ताक्षर या अंग्रेजी के लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। लघु मतलब कई लोग बहुत शॉर्टकट में ABCD कुछ लिख देते हैं या कुछ चिड़िया बना देते हैं, तो ऐसे हस्ताक्षर नहीं चलेंगे, पूरे हस्ताक्षर आपके होने चाहिए। ये जो स्वघोषणा या सेल्फ डिक्लेरेशन है इसमें लिखा हुआ है ऊपर हिंदी में और नीचे इंग्लिश में, तो दोनों में से कोई एक, अथवा लिखा है ना यहाँ पे, और मतलब या तो आप इस बॉक्स में हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे, कोई भी एक भाषा का आपको चयन करके उसमें लिखना है। यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरते समय तो आपको उसमें त्रुटि सुधार के लिए यहाँ पे जो शुल्क देना होगा वो 20 रुपये है। इसके अलावा
पोर्टल का जो चार्ज होगा वो 40 रुपये आपको देना होगा। मतलब इस तरीके से आपको 60 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। परीक्षा के लिए जो शहर दिए गए हैं, अभी 7 शहर दिए गए हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम और सागर। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि लिखा ही हुआ है, बोर्ड की सुविधा अनुसार परीक्षा शहरों केंद्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि की जा सकती है। मतलब 7 शहर से ज़्यादा या कम किए जा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि कितने फॉर्म आ रहे हैं। ये प्रारूप 2 दिया गया है, ये आपको विज्ञापन के पेज नंबर 59 में मिल जाएगा, 59 में। इसमें वो अभ्यर्थी इसको भर के लाएं तो सुविधा होगी उनको जिनको कि आने जाने का व्यय दिया जाता है। मतलब परीक्षा देने के लिए जब आप आते हैं तो आपको ट्रैवल अलाउंस दिए जाने का प्रावधान होता है, यात्रा भत्ता। तो इस फॉर्म को आप भर लें जिसमें सारी जो जानकारियां लिखी हुई हैं, आपका नाम, बैंक का खाता क्रमांक, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। तो इसमें आपको क्या संलग्न करना है, बैंक पासबुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति का प्रथम पृष्ठ जिसमें आपका अकाउंट नंबर शो हो रहा हो। यात्रा के दौरान उपयोग किया गया टिकट मूल रूप से, मतलब जो आप आएंगे उसका जो ओरिजिनल टिकट होगा, क्योंकि एक ही टिकट इसमें अटैच होता है। जाने का टिकट तो आप जाते समय यूज़ करेंगे, आने का जो टिकट होता है उसके हिसाब से ही आपके व्यय की गणना करके आपको दे दी जाती है। जाति या दिव्यांग प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगेगी। TSE, मतलब यहाँ पे TSE का मतलब है टेस्ट एडमिट कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, जिसमें कि इन्विजिलेटर के साइन होने चाहिए। इसको आप भर के लाएंगे। ये पेज नंबर यहाँ दिया ही गया है, पेज नंबर 59 पे ये अवेलेबल है आपको। वहाँ पे भी मिलता है एग्ज़ाम सेंटर में, लेकिन आप लेके जाएं तो आपकी सुविधा होगी। यहाँ पे कुल 100 के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे इसमें क्या होगा, 75 क्वेश्चन जो हैं वो ट्रेड से संबंधित पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ टाइप के। और बाकी जो 25 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, वो होंगे 4 कैटेगरी है इसमें, विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। मतलब इन सबको मिला के 25 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। ऐसे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रशिक्षण अधिकारियों को कितना वेतन दिया जाता है। तो 7वें वेतनमान के लेवल 8 के हिसाब से जो वेतन यहाँ पे दिया गया है वो 32,800 रुपये, और महंगाई भत्ता वगैरह अलग जो दिया जाता है वो भी इसमें कैलकुलेट होगा। यहाँ पे क्योंकि एक निर्देश जारी किया गया था 12 दिसंबर 2019, जिसके बाद से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो पदों में चयन होता है उसमें 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। और इसमें जो होता है, प्रथम वर्ष न्यूनतम आपको 70% आपके वेतन का, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90% की राशि स्टाइपेंड के रूप में दी जाती है। इसलिए अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न आता है कि आखिर हमें कितनी सैलरी दी जाएगी। तो यदि आप प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर चयनित हो जाते हैं तो आपको कितना वेतन दिया जाएगा, इसका एक संभावित लेखा जोखा मैं आपको बता देता हूं। यहाँ आपकी जैसे बेसिक पे दी गई है 32,800 रुपये, उस पर जो DA है यहाँ पे 38% के हिसाब से मैंने इसका कैलकुलेशन कर दिया हूँ। वैसे जो अभी चल रहा है DA वो 34% है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जितना देती है मध्य प्रदेश शासन भी उतना ही DA देता आया है। तो इसलिए मैं इसको 38% मान के चल रहा हूँ। आपके ज्वाइनिंग तक कम से कम 38% तो होगा ही। जो टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी वो 45,264 रुपये यहाँ पे हो रही है। इसमें मैंने HRA, CCA मतलब सिटी कंपनसेशन अलाउंस वगैरह वो अलग अलग, क्योंकि जो कैटेगरी वाइज शहर होते हैं उनके हिसाब से अलग अलग दिया जाता है, 10%, 5%, 3%, तो उनकी गणना मैंने इसमें नहीं किया हूँ। मतलब इससे आपकी सैलरी ज़्यादा ही होगी, इससे कम तो नहीं होगी। इसका 10% जो है वो NPS में आपका चला जाता है ग्रॉस सैलरी का। तो ऐसी आपकी जो सैलरी बनती है वो 40,738 रुपये के आसपास बनती है, मतलब एक्सपेक्टेड इससे ऊपर ही बनेगी। तो फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर में आपको जो सैलरी बन के हाथ में आएगी वो 28,500 के आसपास की आएगी, जबकि सेकेंड ईयर से ये 35,000 तक पहुंच जाएगी। थर्ड ईयर में आपको 42,000 रुपये सैलरी होगी, 42-43,000 के बीच में। और फोर्थ ईयर से आपकी तकरीबन 51,000 की सैलरी आपको मिलने वाली है इस जॉब के अंदर। और स्टेनो वालों के लिए भी हम देख लेते हैं, उनका पेमेंट थोड़ा अलग है, 36,200 का। इन लोगों को थोड़ी सैलरी ज़्यादा दी जाती है। तो यहाँ पे लगभग 45,000 का कैलकुलेशन होता है, जिसमें कि आपको फर्स्ट ईयर 31,000 के आसपास, दूसरे साल 39,000 रुपये, तीसरे साल 47,000 रुपये और
चौथे साल से आपको लगभग 56,000 रुपये का वेतन यहाँ मिलता है। मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्या क्या आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका जो भी सिलेबस होगा, कुछ जो है मैथ्स ड्राइंग का है या राशन मैकेनिकल का है, इनके सिलेबस की मैं थोड़ी तैयारी करवाने की आपको कोशिश करूंगा कि 16 दिसंबर के पहले तक मैं आपको कितना पढ़ा सकता हूं, तो वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में ही प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इसके अलावा मैं आपको मैथ्स ड्राइंग का जो सिलेबस है उसका भी थोड़ी तैयारी करवा दूंगा। 16 दिसंबर के पहले तक जितना मैं आपको करवा पाऊंगा मैं करवा दूंगा। तो आगे मैं इस चैनल में जितने भी वीडियोस डालूं तो वो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन ज़रूर ऑन रखें, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे, तो आप तुरंत में उस वीडियोस को देख सकें। कोशिश करूँगा कि मैं एक से ज़्यादा भी वीडियो डाल पाऊँ। आज दिवाली का दिन है और दिवाली क्योंकि धन की देवी की पूजा की जाती है, और धन कहाँ से आएगा जब हमारे पास एक अच्छी नौकरी होगी। तो ऑल द बेस्ट, आप इसके लिए तैयारी करें और आशा करता हूँ आप इसमें चयनित होंगे, यदि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।